सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे समाचार की सुर्खियों के साथ। दिल्ली में शपथ ग्रहण के साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की भाजपा सरकार ने शुरू किया काम। यमुना के वसुदेव घाट पर पूजा और आरती के बाद हुई कैबिनेट की बैठक। आयुष्मान योजना लागू करने और सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने का लिया निर्णय। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन पर बड़ा आरोप। कहा वो भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए $2.1 करोड़ खर्च कर किसी और को सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे थे। भाजपा का कांग्रेस पर निशाना। कहा यह शर्म की बात। उत्तर प्रदेश के संभल जामा मस्जिद हिंसा मामले में एक और अभियुक्त गिरफ्तार। 3 पिस्टल और 16 जिंदा कारतूस बरामद। अभियुक्त गुलाम है शारिक साठा गैंग का सदस्य। मणिपुर के राज्यपाल ने प्रदेश के सभी समुदायों से की शत्रुता समाप्त करने और समाज में शांति बहाली के लिए आगे आने की अपील। लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों, गोला बारूद को जमा करने का किया आह्वान। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का जीत से आगाज। बांग्लादेश को 6 विकेट से दी मात। शुभमन गिल ने जोड़ा अपने वनडे करियर का 8वां शतक। मोहम्मद शमी ने लिए 5 विकेट। भारत का अगला मुकाबला होगा पाकिस्तान से। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात दिल्ली की सियासत की। आज दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिल गया। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में आज रेखा गुप्ता ने शपथ ली तो भाजपा का दिल्ली में 26 साल पुराना सूखा मिट गया। परवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह ने मंत्रियों के रूप में शपथ ग्रहण की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के बड़े बड़े नेता मौजूद रहे। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। नई सरकार ने दिल्ली के लोगों से किए गए सभी वादे पूरे करने की बात कही है। दिल्ली में 26 साल बाद बीजेपी का रेखा राज, सीएम के सिर सजा ताज, अब जनता को मिलेगी सौगात। दिल्ली का रामलीला मैदान गुरुवार को एक बार फिर ऐतिहासिक घटनाक्रम का साक्षी बना। इस बार मौका था 26 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में वापसी का। खचाखच भरे रामलीला मैदान में बीजेपी के लहराते झंडों के बीच प्रधानमंत्री और तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में जब रेखा गुप्ता ने शपथ ली तो माहौल बेहद खास हो गया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रेखा गुप्ता को शपथ दिलवाई। रेखा गुप्ता के साथ 6 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इन मंत्रियों में प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। शपथ ग्रहण में रामलीला मैदान खचाखच भरा था। शपथ ग्रहण समारोह के लिए 3 अलग अलग मंच तैयार किए गए थे। मुख्य मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सहयोगी सदस्य और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी उपस्थित थे। दूसरे मंच पर धर्म गुरुओं और विशिष्ट अतिथि मौजूद थे, जबकि तीसरे मंच पर संगीत कार्यक्रम से जुड़े कलाकार मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बधाई दी। पीएम ने उन्हें जमीनी नेता बताते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। पीएम अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्रीमती रेखा गुप्ता जी को बधाई। वे जमीनी स्तर से उठकर आई हैं। कैंपस राजनीति, प्रदेश संगठन, नगर निगम प्रशासन में सक्रिय रहीं और अब विधायक और मुख्यमंत्री भी हैं। मुझे विश्वास है कि वे पूरी ताकत से दिल्ली के विकास के लिए काम करेंगी। उन्हें सफल कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने उन 6 विधायकों को भी बधाई दी जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। पीएम ने लिखा कि दिल्ली सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने पर प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह को बधाई। ये टीम जोश और अनुभव का बेहतरीन मिश्रण है
और निश्चित रूप से दिल्ली के लिए सुशासन सुनिश्चित करेगी। शुभकामनाएं। शपथ ग्रहण के बाद तमाम मंत्रियों ने कहा कि पीएम मोदी के विजन के साथ जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे। दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी सारी योजनाओं को, विजन को दिल्ली में लेकर आना और सारी जनता के जितने भी वायदे किए सबको पूरा करना, ये हमारे सामने चुनौती है और हम सारे वायदों को पूरा करेंगे। जो सबसे पहले बेसिक चीज़ें जो अब तक नहीं मिल पाई, साफ पानी मिले दिल्ली के लोगों को, साफ हवा मिले, साफ यमुना जी मिले, ये सारी वो चीज़ें हैं जो दिल्ली को अब तक नहीं मिल पाई और बहुत जल्दी आपको ये सब मिलेगा। उन्होंने दिल्ली वालों के साथ छल किया था, जनादेश के माध्यम से लोगों ने उसकी सजा दी है और अब दिल्ली में ऐसी सरकार हो जो कहे वही करे, यही संकल्प के साथ हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। बीजेपी के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 26 साल बाद पार्टी दिल्ली की सत्ता में वापस आई है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। शैलेंद्र मिश्रा और गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अपना कार्यभार संभाला तो उनके सभी मंत्री और दिल्ली के सभी 7 भाजपा सांसद भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुर्सी पर बैठते ही अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया तो सभी मंत्रियों ने भी तेजी से दिल्ली का विकास करने की बात कही है। चुनावों में यमुना की सफाई के वादे पर मिले जनता के समर्थन के बाद दिल्ली की पूरी कैबिनेट सरकार गठन के पहले दिन यमुना आरती में शामिल हुई है, जिसमें दिल्ली भाजपा के अन्य बड़े नेता भी शामिल रहे। दिल्ली में 26 साल बाद भाजपा की सरकार की वापसी हुई और रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान में अपनी 6 मंत्रियों के साथ शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली सचिवालय पहुंची और दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में कामकाज संभाला। उनके साथ भाजपा के दिल्ली प्रभारी बैजयंत पांडा और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत अन्य पार्टी नेता थे। रेखा गुप्ता का दिल्ली सचिवालय में भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। रेखा गुप्ता ने अपने कैबिनेट मंत्रियों प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह के साथ कार्यभार संभाला। पद संभालने के बाद रेखा गुप्ता ने कहा कि विकसित दिल्ली का लक्ष्य पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। हम दिल्ली से किए गए एक एक वादे को पूरा करेंगे। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। रेखा गुप्ता के साथ बाकी मंत्री भी सचिवालय पहुंचे और अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। 11 साल की जो सरकार ने दिल्ली के का बेहाल कर रखा है उसको जल्द से दुरुस्त करना, क्योंकि मोदी जी का संकल्प और मोदी जी का वादा हमारे प्रधानमंत्री जी किया, उसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। आपको दिल्ली बदलते सुंदर संवरती अच्छी दिल्ली, आपको वातावरण, शुद्ध वातावरण आपको मिलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद नई सरकार यमुना किनारे वासुदेव घाट पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वहां पर अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यमुना मैया की पूजा अर्चना की और यमुना आरती में शामिल हुईं। उन्होंने यमुना को स्वच्छ और निर्मल करने का संकल्प दोहराया। मां यमुना की आरती करते हुए हमने फिर से उस संकल्प को दोहराया जो हमारी प्राथमिकता रहेगी। मां यमुना को फिर से उनके पुराने साकार स्वरूप में लेके आना, साफ सुथरा करना, दिल्ली को वो यमुना माई का फिर से आशीर्वाद देना जिसके वो अधिकारी हैं। यमुना की सफाई हमारी प्राथमिकता, उसके लिए जो साधन संसाधन लगाने होंगे उस पे पूरे लेआउट प्लान के साथ में काम किया। यमुना की सफाई भाजपा का प्रमुख चुनावी मुद्दा था, इसलिए भी शपथ लेते हुए यमुना घाट पर आरती में शामिल होना काफी अहम माना जा रहा है। यमुना आरती के बाद रेखा कैबिनेट की पहली बैठक हुई जिसमें अहम फैसले हुए। दिल्ली में भाजपा 26 साल बाद सत्ता में आई है और पार्टी ने चुनाव से पहले काफी वादे किए थे, इसलिए जनता को अब इंतजार है कि सरकार कितनी जल्दी वो वादे पूरे करती है।
धीरज, गिरीश और नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पास वित्त, राजस्व, सामान्य प्रशासन विभाग, महिला और बाल विकास, सूचना और जनसंपर्क और विजिलेंस समेत कई प्रमुख विभाग रखे हैं। साथ ही वो उन विभागों की भी जिम्मेदारी संभालेंगी जिन्हें किसी को आवंटित नहीं किया गया है। वहीं परवेश साहिब सिंह वर्मा को पीडब्ल्यूडी, विधायी मामले, जल और गुरुद्वारा चुनाव विभाग मिले हैं। आशीष सूद को गृह, बिजली, शहरी विकास, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभागों की जिम्मेदारी मिली है। मनजिंदर सिंह सिरसा को उद्योग, खाद्य आपूर्ति, वन एवं पर्यावरण और योजना विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। रविंद्र सिंह इंद्राज को समाज कल्याण, SC/ST वेलफेयर, कॉर्पोरेशन, इलेक्शंस विभाग मिले हैं। कपिल मिश्रा को विधि और न्याय, श्रम और रोजगार, विकास, कला और संस्कृति, भाषा और पर्यटन विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबकि डॉक्टर पंकज कुमार सिंह को स्वास्थ्य, परिवहन और सूचना तकनीक विभाग दिए गए। दिल्ली में भाजपा सरकार की पहली बैठक नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में गुरुवार शाम को सचिवालय में हुई। बैठक में सभी मंत्री शामिल हुए। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में दिल्ली में 5 लाख रुपए के टॉपअप के साथ आयुष्मान भारत योजना को लागू करना और विधानसभा की पहली बैठक में 14 CAG रिपोर्ट को पेश करने का निर्णय लिया गया है। आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉपअप के साथ 5 लाख का टॉपअप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है। दूसरा विषय, कैग की रिपोर्ट्स, 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। दिल्ली कैबिनेट की पहली ही बैठक में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें एक आयुष्मान भारत योजना को जल्द ही दिल्ली के अंदर लागू किया जाएगा, जिसमें 5 लाख टॉपअप के साथ होगा, यानी कि 5 लाख जो हैं केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलेंगे, जबकि 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार के तहत खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा कैग की रिपोर्ट को भी जल्द ही विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल टेम्पररी मुख्यमंत्री देकर दिल्ली की जनता को ठग रहे थे। भाजपा ने दिल्ली को स्थायी महिला मुख्यमंत्री देकर उम्मीद की किरण जगाई है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से विशेष बातचीत की। एनडीए की बैठक खत्म हो गई है और हमारे साथ अभी बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा है। विजय बाबू, बैठक जो है वो इस तरह के बैठकों में प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं और कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जब एक साथ सारे सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद हो दिल्ली में, तो भला पीएम क्यों चूकें? क्या लगता है कि बैठक जो है? देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली की जनता को हृदय से बधाई, शुभकामना। देश की जनता का प्रकटीकरण देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है। मोदी जी के गारंटी पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है और निश्चित तौर पर जो टेम्पोररी मुख्यमंत्री बना के केजरीवाल जी महिलाओं का अपमान किए थे, प्रधानमंत्री जी ने अस्थायी मुख्यमंत्री बना के महिलाओं के सशक्तिकरण का वो वातावरण को बनाए। जो कहते हैं सो करते हैं, उनकी बातों पर लोग को विश्वास है। और अब देश एक फ्रॉडिज्म की राजनीति का अंत हुआ है। दिल्ली बदलेगा, डबल इंजन की सरकार में विकास की गति आगे बढ़ेगी। बहानाबाजी करने वाले फ्रॉडिज्म की राजनीति का अंत हुआ। क्या लगता है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में जीतने के बाद अब अगली बारी जो है बिहार की है, अगली तैयारी बिहार की है? निश्चित तौर पर बिहार में आपने देखा कि उपचुनाव में 4 के 4 सीट हम लोग जीते थे और मोदी जी के बातों पर लोगों को विश्वास है, इनकी गारंटी पर विश्वास है। और मोदी जी और नीतीश जी दोनों डबल इंजन की सरकार विकास की गति बढ़ा रही है। बिहार की जनता वंशवादी, परिवारवादी, अपराध, भ्रष्टाचार को पोषित करने वाले मानसिकता से मुक्ति चाहता है और बिहार में
भारी बहुमत से एनडीए की जीत होगी। बैठक कैसी रही, प्रधानमंत्री जी से मिले, कैसी रही? बहुत अच्छा, औपचारिक एक तरह से सबका मिलना जुलना था, आज बधाई का दौर था, शुभकामना था। शुक्रिया। बिहार के एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बैठक तो एक बहाना है मिलने जुलने का, लेकिन दिल्ली में जो जीत मिली है उस जीत के बाद अब अगली बारी बिहार की है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ इंपीरियल होटल से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। गुरुवार को एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, जदयू के अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने एनडीए की बैठक को बहुत ही उत्साहवर्धक बताया। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऐसी बैठकों से कहीं ना कहीं हमारा मनोबल बढ़ता है। हमारे सहयोगी राजेश राज ने दिल्ली के होटल इंपीरियल में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सर, कैसा रहा बैठक? जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे उनके साथ भोजन, फिर फोटो सेशन और बिहार में भी कमल खिलाने की तैयारी। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एक जगह इकट्ठे होते हैं, पीएम साहब मौका नहीं छोड़ते, सबको एक जगह इकट्ठा कर बातचीत जरूर। देखिए, एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा नेतृत्व है जिनके साथ सब लोग जुड़ना चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब बैठने का मौका मिले तो वो हर हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य की बात होती है। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब सब लोग एक जगह हों तो बातचीत जरूर होती है और अब आगे बिहार फतह करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है और शायद इसीलिए इस बैठक में तमाम लोगों ने शिरकत किया और पीएम साहब ने मार्गदर्शन किया। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि वो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों पर विचार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। पिछले दिनों दिए गए एक फैसले में लोकपाल ने कहा था कि हाईकोर्ट और निचली अदालतों के जज उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों को इससे छूट है क्योंकि वो लोक सेवक नहीं है। लोकपाल ने यह फैसला पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ आरोपों पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल ट्रंप ने मान लिया है कि उनसे पहले की अमेरिकी सरकार भारत में मतदान को प्रभावित करने के लिए फंड दे रही थी। जो बाइडेन प्रशासन के समय भारत में मतदान बढ़ाने के नाम पर 2.1 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद दी गई थी। और अब भाजपा का सवाल यह है कि क्या ये भारत में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की साजिश थी? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। ट्रंप ने भारतीय चुनाव में अमेरिकी फंडिंग को लेकर पूर्व की बाइडेन सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ट्रंप ने एक चौंकाने वाले बयान में कहा कि शायद बाइडेन सरकार भारत में किसी और की सरकार बनवाना चाहती थी। ट्रंप ने मियामी में एक कार्यक्रम के दौरान ये गंभीर आरोप लगाए। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए यूएस एड के $21 मिलियन खर्च पर सवाल उठाया। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India. इलेक्शंस। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद अब इस मुद्दे पर भारत में भी हंगामा शुरू हो गया है। भाजपा ने कांग्रेस को जमकर घेरा। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो किया वो देश के लिए शर्म की बात है। जो बड़ी फंडिंग आ रही थी
वो किसी न किसी इतने एनजीओ जो हैं, जो कांग्रेस पार्टी से अलाइंड हैं, नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, वो लोग मिलकर चुनाव को प्रभावित करने के लिए काम हो रहा था। राहुल गांधी को देश को जवाब देना चाहिए कि क्या विदेशी पैसे का इस्तेमाल करके राहुल गांधी इंडियन स्टेट से लड़ना चाहते थे। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि इस देश का विपक्ष यूएसएड्स के जरिए एंटी इंडिया गतिविधि के अंदर इन्वॉल्व था। बेहद संदिग्ध माने जाने वाली अमेरिकी संस्था यूएसएड के बारे में यह खुलासा हुआ था कि उसने भारत के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए $21 मिलियन खपाए थे। भाजपा नेता अमित मालवीय ने फंडिंग की आलोचना करते हुए कांग्रेस पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के लंदन दौरे का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है। मार्च 2023 में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी लंदन में थे और विदेशी ताकतों अमेरिका से लेकर यूरोप तक से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आग्रह कर रहे थे। उन्होंने खुद को वैश्विक नेटवर्क के साथ जोड़ लिया है जो भारत के रणनीतिक और भू राजनीतिक हितों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और विदेशी एजेंसियों के लिए एक उपकरण के रूप में काम कर रहे हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि वास्तव में भारतीय चुनाव को प्रभावित करने और प्रधानमंत्री मोदी के अलावा किसी और को स्थापित करने का प्रयास किया गया था। अब अमेरिकी प्रशासन ने उस फंड को रद्द कर दिया है। इसी से बात का खुलासा हुआ है कि अमेरिका करोड़ों डॉलर भारत में मतदान प्रभावित करने के लिए खर्च कर रहा था। इससे सवाल उठ रहा है कि भारत में मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के पीछे कौन शक्तियां लगी हुई थीं या अमेरिकी प्रशासन के साथ किसने सांठगांठ कर रखी थी। कुछ विदेशी ताकतों पर पहले भी इसको लेकर आरोप लगते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन करेंगे। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य भाषण देंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भूटान के प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 फरवरी को दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसमूहों को संबोधित भी करेंगे। 21 से 23 फरवरी तक इस सम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें पैनल चर्चा, पुस्तक प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतिष्ठित साहित्यकारों के साथ संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। हाल ही में सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। सम्मेलन का उद्देश्य मराठी साहित्य की कालातीत प्रासंगिकता का उत्सव मनाना है। इसमें भाषा संरक्षण, अनुवाद और साहित्यिक कार्यों पर डिजिटलीकरण के प्रभाव जैसे विषय भी शामिल हैं। मराठी साहित्य सम्मेलन में पुणे से दिल्ली तक साहित्यिक ट्रेन यात्रा द्वारा 1200 प्रतिभागी शामिल होंगे। इसमें 2600 से अधिक कविताओं की प्रस्तुति, 50 पुस्तकों का लोकार्पण और 100 बुक स्टॉल लगाए जाएंगे। देश भर से प्रतिष्ठित विद्वान, लेखक, कवि और साहित्य प्रेमी भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में असम राइफल्स द्वारा आयोजित यूनिटी उत्सव एक स्वर एक राष्ट्र कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा की घटनाओं में कमी आने के साथ ही शांति स्थापित हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। विगत 10 साल में और विशेषकर 5 साल में नॉर्थ ईस्ट की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति में बहुत बदलाव हुआ है। हिंसक घटनाओं में 70% की 70% की कमी हुई है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 70% की कमी हुई है और सिविलियन की डेथ में 85% की कमी हुई है। ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अब धीरे धीरे शांति हो रही है। केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए ढेर सारे बजटरी प्रोविजन सैकड़ों की संख्या में बढ़ाए हैं। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य रेलवे और एयर कनेक्टिविटी से दिल्ली के साथ जुड़ जाएंगे। इस करने में भारत सरकार सफल होगी, इसका पूरा प्लानिंग हो चुका है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने गुरुवार को नमस्ते योजना के तहत सफाई साथियों, सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने सफाई साथियों को आयुष्मान कार्ड, पीपीई किट और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण भी वितरित किए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सीवरेज और सेप्टिक टैंकों की सफाई करने वाले सफाई साथियों का काम आसान और सम्मानजनक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मंत्रालय ने नमस्ते योजना शुरू की है। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पहल है, जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर चला रहा है। जो हमारे स्वच्छता सेनानी हैं देश भर में, इनके काम को आसान बनाने के लिए, इनके काम को सम्मानजनक और गरिमामय बनाने के लिए देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय मशीनीकृत सफाई योजना नमस्ते योजना प्रारंभ की। स्वच्छता कर्मी भाइयों बहनों को पीपी किट, सुरक्षा उपकरण ये प्रदान किए जा रहे हैं। उनका पूरे देश में प्रोफाइलिंग की जा रही है। इसके उपरांत उनको आयुष्मान भारत योजना के साथ में जोड़ा जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के कार्ड उनको प्रदान किए जा रहे हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को केरल के त्रिवेंद्रम स्थित श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के नए भवन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने भारत को दुनिया में सबसे अच्छी रोग रोकथाम प्रणाली वाले देशों में से एक बताया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य सभी को कम लागत पर सर्वोत्तम उपचार सुविधाएं प्रदान करना है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ऑनलाइन माध्यम से अपना विशेष संदेश दिया। नया अस्पताल भवन PMSSY के तहत वित्त पोषित एक प्रमुख परियोजना है। नया PMSSY भवन SCTIMST के बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण विस्तार और जनता को उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये 9 मंजिला भवन 170 बेड से सुसज्जित है, जिसमें 130 ICU बेड सेवाओं के लिए समर्पित है। One of the unique features of this institute is its remarkable public outreach. This is the factor which motivated us to have this scheme being implemented in this institute, the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana, which in fact is aimed at providing affordable, accessible and of course quality health care, and one of the concepts given by none else but Prime Minister Narendra Modi himself through his personal indulgence. And the scheme itself embodies Prime Minister Modi's commitment, A, to provide affordable, accessible health care to each and every citizen of this country, and B, to promote indigenous expertise and indigenous resources, indigenous instrumentation, which again is being lived up to by this institution. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की। चर्चा के दौरान आंध्र प्रदेश में मिर्च किसानों की समस्याओं को कृषि मंत्री के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा। हालांकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मिर्च किसानों को आश्वासन दिया है कि कीमतों में हालिया गिरावट से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ चर्चा करके किसानों को राहत देने की मांग की है। वैश्विक मांग में गिरावट के कारण मिर्च की कीमतों में गिरावट आई है। मुख्यमंत्री नायडू ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से भी मुलाकात की और पोलावरम परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता पर चर्चा की। इस बहुउद्देशीय वृहद सिंचाई परियोजना का काम सुचारू रूप से चल रहा है। 2027 तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य है। पोलावरम परियोजना के पूरा होने से आंध्र प्रदेश को सूखे की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। वहीं जल जीवन मिशन के बारे में नायडू ने कहा, इसका उद्देश्य हर घर में नल का पानी पहुंचाना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने राज्य को 27,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। What ICAR is fixing price is not suitable to Andhra Pradesh. Realistic price they have to take into consideration. Third one,
why exports are not there for chili exports. That also tomorrow they are going to review. Finally, we want to protect the farmers in Andhra Pradesh. Not only chili, there is a problem of tomato. For that also they are willing to give transportation charges and hoarding charges. That also we are working with them. भारत में होने वाले विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट वेव समिट के लिए एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब में कई बैठकें की, जिससे द्विपक्षीय मीडिया साझेदारी मजबूत होगी और भारत में होने वाली आगामी समिट को गति मिलेगी। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने रियाद में फ्यूचर ऑफ मीडिया प्रदर्शनी के दौरान प्रमुख सऊदी मीडिया के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सचिव जाजू ने सऊदी मीडिया फोरम में आधुनिक डिजिटल मार्केटिंग टूल, नवाचार और विकास के अवसर पर एक पैनल चर्चा में भी भाग लिया, जिसमें भारत के डिजिटल मीडिया प्रगति और आगामी वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन पर भी प्रकाश डाला गया। It provided us opportunities to discuss issues of common interest, because the media and the entertainment segment across the world has huge opportunities for countries, has also got its own challenges. So I think it has provided us the opportunity to discuss all these issues of common interest. And we're very happy to be here and been able to share our thoughts with all the leaders, both from the industry as well as from the government. Has an MOU with the Saudi Broadcasting Authority, and among the various meetings that were held, it was decided that the scope of the cooperation and coordination between the various entities on the Indian side and the Saudi side would be enhanced in the days to come. The Saudi representatives have also agreed to participate on a large scale in the Wave Summit. We were able to connect very extensively with the Saudi policymakers, Saudi industry, and various other entities which are very important for bilateral collaborations. We had a very productive meeting with the Deputy Minister of Media, a team from Ministry of Investment, the CEO of the Saudi Broadcasting Authority, the Vice President of Saudi Press Agency, CEO of Saudi Research and Media Group, and many other entities. In all these interactions, we were also able to promote the Wave Summit, which is upcoming in India, and we see there is a lot of interest among the Saudi entities. केंद्र ने ओटीटी मंचों को कानून के खिलाफ सामग्री प्रसारित करने से परहेज करने को कहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म आए दिन अश्लीलता और अमर्यादित शब्दों के प्रयोग के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। ओटीटी मंचों और स्वनियामक संस्थाओं के लिए ये परामर्श जारी किए गए हैं। इसमें आईटी नियम 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सामग्री के आयु आधारित वर्गीकरण का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी गई है। कानून विरुद्ध किसी भी सामग्री को प्रसारित न करने को कहा गया है। दिशा निर्देशों का उद्देश्य समाज में मनोरंजन के कार्यक्रमों में अश्लीलता और अमर्यादित शब्दों पर प्रतिबंध लगाना है। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नई एडवाइजरी जारी करने का शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कई साइट्स अश्लील सामग्री साझा करती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई ऐसा कंटेंट आ रहा है जहां पर वॉयलेंस, अश्लीलता और असभ्य भाषा का वापर हो रहा है, और इसीलिए जो हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने जो उनके लिए नियम बनाए हैं वो बहुत सही है। जो छोटे बच्चे हैं उनके देखने पर भी पाबंदी या जो लिमिट लगाया जा सकता है उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने जो नियम बनाए हैं इसका स्वागत होना चाहिए। और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ऐसा जो अश्लील कंटेंट बनाते हैं इनके ऊपर भी अब नियंत्रण आएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8 लाख
हजार करोड़ का बजट यानी कि 88,00,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया। ये पिछले साल के बजट से 9.8% अधिक है। इस बार के बजट में जहां सभी वर्गों के लिए योजनाओं का पिटारा खोला गया है, तो एक्सप्रेसवे जैसे मूलभूत ढांचे पर खासा फोकस दिखाया गया। योगी सरकार का 9वां बजट गुरुवार को विधानसभा में पेश हुआ। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे प्रदेश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि ये बजट वर्ष 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ये बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाना है। हमारी सरकार के कार्यकाल में हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना कर दिया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम देश में विकास दर में वृद्धि करने वाले राज्यों में अग्रणी स्थान पर खड़े हैं। वर्ष 2023-24 में भारत देश की जीडीपी की वृद्धि दर 9.6% थी, जबकि हमारे प्रदेश की वृद्धि दर 11.6% रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का ये बजट सनातन संस्कृति की सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा के अनुरूप है। बजट गरीब, अन्नदाता किसान, युवा और महिला उत्थान को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए वंचित को वरीयता इस बजट का केंद्रीय भाव है। जबकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि इस बजट में प्रदेश की जनता को कुछ नया नहीं प्राप्त होने वाला है। 2025-26 का जो बजट है, यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा महिला के उत्थान को समर्पित है। पिछले वर्ष से ये बजट कम है, अनुपूरक मिला करके उससे कम है। इस बजट में प्रदेश की जनता को नया कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला। योगी सरकार के इस मेगा बजट में अवस्थापना विकास के लिए 22%, शिक्षा के लिए 13%, कृषि और संबंध सेवाओं के लिए 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4% एवं संसाधन आवंटित किए गए हैं। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है। लखनऊ से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो 8,08,736 करोड़ रुपए के बजट से उत्तर प्रदेश के विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। संभल कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा में दंगाइयों को हथियार उपलब्ध कराने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 पिस्टल और 16 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी गुलाम ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो शारीरिक साठा गैंग का सदस्य है और हथियार सप्लाई और चोरी की गाड़ी खरीदने और बेचने का काम करता है। कुछ समय से शारीरिक साठा का काम नहीं चल रहा था, तो इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान एडवोकेट विष्णु शंकर जैन और पुलिस पर गोली चलाकर जान से मार देंगे, जिससे कि शहर में दंगा भड़क जाएगा और साठा गैंग का अवैध हथियारों का कारोबार चलने लगेगा। इस मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जामा मस्जिद हिंसा में हत्या की घटना करने और अपने अन्य साथियों को अवैध हथियार उपलब्ध करवाने वाले आरोपी गुलाम को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने राज्य के युवाओं और उपद्रवियों को मुख्य धारा में दोबारा जोड़ने के लिए एक संदेश जारी किया है। राज्यपाल ने लिखा है कि मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ समय से शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए, ताकि लोग अपनी सामान्य दिनचर्या की गतिविधियों में वापस लौट सकें, राज्य के सभी समुदायों को
शत्रुता को समाप्त करने और समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे आना चाहिए। इस संबंध में मैं सभी समुदायों के लोगों, विशेष रूप से घाटी और पहाड़ी इलाकों के युवाओं से ईमानदारी से अनुरोध करता हूं कि वो स्वेच्छा से आगे आएं और लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों और गोला बारूद को आज से अगले 7 दिनों के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन, चौकी, सुरक्षा बल शिविर में जमा करें। इन हथियारों को वापस करने का आपका एक भी कार्य शांति सुनिश्चित करने की दिशा में एक शक्तिशाली कदम हो सकता है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि ऐसे हथियार निर्धारित समय के भीतर वापस कर दिए जाते हैं तो कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद ऐसे हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की स्थिति का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने और हमारे युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आइए हम सब मिलकर एक उज्जवल भविष्य के लिए आशा और विश्वास के साथ अपने राज्य का पुनर्निर्माण करें। आगे आएं और शांति को चुनें। बीएसएफ और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड सुरक्षा बल के बीच 55वां महानिदेशक स्तर का सम्मेलन बीएसएफ मुख्यालय में संपन्न हुआ। बीजीबी के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद अशरफजमा सिद्दीकी ने बैठक में भारत बांग्लादेश संबंधों पर जानकारी देते हुए कहा कि कुशियारा रिवर के पानी को लेकर बात हुई है। सामान्य बातचीत के आधार पर इस मामले को हल किया जाएगा। The water sharing in so many rivers we have in common. So we discussed about Kushiara River mostly, and we also highlighted the sudden release of water in Tista was little more in last couple of days. So in broad we discussed in general, so that any prior release of water is notified to Bangladesh, so that without flood people can take care of their situation. That's what we highlighted. But the Tista sharing in details, I think that's the more of the proper agenda for the River Commission and then other departments, and that's why it was beyond the mandate of this meeting. वहीं भारत की ओर से सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने कहा कि 150 यार्ड को लेकर जो विवाद है उस पर दोनों देश बात कर रहे हैं। आने वाले समय में कोई समस्या नहीं रहेगी। 4 दिन के डिस्कशन में जो 150 गज में फेंसिंग को लेकर मसला था, क्या सोल्व हो गया है और घुसपैठ के लिए आगे क्या है? काफ़ी हद तक चर्चाएं हो गई हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से चर्चाएं हुई हैं और जिस प्रकार से एक एक चीज़ को डिस्कस किया गया, आने वाले वक्त में कोई भी ऐसा इशू पेंडिंग नहीं रहेगा। जोहान्सबर्ग में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच वैश्विक स्थिति और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। हाल ही में सरकार ने अपने बजट में लेदर और उससे बने उत्पादों को लेकर प्रोत्साहनकारी प्रावधान किए हैं। लेदर उद्यमी इसको लेकर क्या सोचते हैं, इस पर बात की हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में लेदर को लेकर और शू इंडस्ट्री को लेकर कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे इस इंडस्ट्री में एक नई उम्मीद जगी है कि रोजगार बढ़ेगा और व्यापार और कामकाज भी बढ़ेगा। ऐसे ही हमारे साथ 2 भाई जो आगरा में अपने कामकाज को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रोडक्ट के तौर पर वो एस्टैब्लिश नाम कमा चुके हैं। दोनों भाई हमारे साथ हैं। इस बार जो बजट में चीज़ें हुई हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोचते हैं, किस तरीके से सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो आप लोगों के लिए लाभकारी हो सकते हैं? देखिए, सरकार हमारे इस ट्रेड को, हमारे जो सेक्टर है जूते को कंसिडर कर रही है, वो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और नए बजट में जो नए पॉइंट्स आए हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम हुई हैं लेदर के, रॉ लेदर हाइड पे, तो उसका फ़ायदा शू मैन्युफैक्चरर तक तब पहुंचेगा जब शू मैन्युफैक्चरर को पता चले कि वो सस्ता है, सस्ता हो गया है, सरकार ने उस पर सब्सिडी दी है या छूट दी है तो वो थोड़ा सस्ता हो गया है। अभी शू मैन्युफैक्चरर्स को वो चीज़ नहीं मालूम है कि वो सस्ता हो गया है, तो वो पुराने ही दामों पे अपना लेदर लेते हैं। अब जब ये चीज़ लोगों तक पहुंचेगी तो वो फ़ायदा शू मैन्युफैक्चर तक पहुंचेगा। अभी वो फ़ायदा सिर्फ टैनरी वालों तक पहुंच रहा है। रोज़गार की दृष्टिकोण से बड़ा सेक्टर है जी। किस तरीके की चुनौतियां आप आजकल, जो कि खुद एक फैक्ट्री चलाते हैं, तो महसूस करते हैं?
आज एक नई चुनौती का सामना हम लोग कर रहे हैं, एक्चुअली 2-4 साल से ही कर रहे हैं, कि सरकार ने लेबर क्लास की हेल्प के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आज जब खाना इतना, राशन पानी इतना इजीली अवेलेबल हो रहा है लेबर को, तो थोड़ी सी समस्या हमारे लिए आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं शायद, या जितनी मेहनत पहले करते थे उतनी मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं आज। आप लोग युवा हैं, आप लोग क्या ऐसा सोचते हैं कि जैसे आपका परंपरागत रूप से आप बिजनेस चला रहे हैं, आप लोग क्या ऐसा कुछ सोचते हैं कि हम कुछ नया ऐसा क्या करें जिससे कि हम उस लेवल पर टच करें और बड़ी मात्रा में इसका प्रोडक्शन करें? ऐसा कुछ आप लोगों को ख्याल आता है? बिल्कुल आता है, पर सरकार की तरफ से हमें ये चाहिए, सरकार की तरफ से नहीं, हमें खुद ही करना है कि स्किल डेवलपमेंट करवाना है लोगों का। जितनी ज़्यादा स्किल्ड लेबर होगी हमारे पास उतना अच्छा है, और हमें उनको, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स को, उनको वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं कि वो एक स्किल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम करें। चाइना और इंडिया, हमारा काम करने के तरीके में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं हर चीज़ में। हमारा जूते का सेक्टर आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है। तो हमने बात की 2 युवा शू मेकर्स उद्यमियों से जो ये मानते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन कुछ और मदद की ज़रूरत है। बिल्कुल, और सरकार की कोशिश भी यही है कि इस सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ताकि न सिर्फ हम इसमें एक्सपोर्ट करके जो अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर पाएँ, बल्कि जो रोज़गार की जो संभावना इस क्षेत्र में ज़्यादा है उसको भी मजबूत कर पाएँ। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और आइए बात करते हैं दिव्य और भव्य महाकुंभ की। महाकुंभ समाप्त होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही है। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ में हर दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 58 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। गुरुवार के दिन महाकुंभ में 1,28,00,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया। वहीं 19 फरवरी तक महाकुंभ में 56.75 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया था। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। मेला प्राधिकरण की ओर से मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था है। महाकुंभ की सुरक्षा में लगे अधिकारी त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार नाव पर गश्त कर रहे हैं। साथ ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा लगातार सुरक्षा संबंधी उद्घोषणा भी की जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने के बाद सरकार की व्यवस्था की जमकर प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महाकुंभ में इससे उत्तम व्यवस्था हो ही नहीं सकती है। साफ सफाई है, सब कुछ बेहतर है। 60 करोड़ लोग आ गए हैं और कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। महाकुंभ की व्यवस्था, इससे उत्तम कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती है। साफ सुथरा, लोगों की देखभाल, किसी के घर में शादी होती है, 100-200 लोग आते, 1000 लोग आते, वहाँ तो लोग परेशान हो जाते, लेकिन करोड़ों, 60 करोड़ लोग आ गए, फिर भी इतनी अच्छी व्यवस्था। ये लगता है साक्षात ईश्वर योगी जी में विराजमान है, जो ऐसी अच्छी व्यवस्था हो रही है। मोदी योगी का राज है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं। महाकुंभ का आयोजन लोगों को धर्म, संस्कृति के साथ साथ पृथ्वी और पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी प्रेरित कर रहा है और ऐसा ही एक अभिनव प्रयास है एक थाली एक थैला अभियान के साथ ही एक थाली एक पेड़ अभियान। इस अभियान के तहत समाज सेविका और पर्यावरण प्रेमी शिप्रा पाठक प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं को न केवल थाली और पेड़ मुफ्त बांट रही हैं, बल्कि मेले में आए लोगों को पर्यावरण संरक्षण, नदी संरक्षण और संस्कृति संरक्षण के प्रति प्रेरित कर रही हैं। अयोध्या के सरयू से सागर यानी रामेश्वरम तक पैदल यात्रा कर चुकी शिप्रा पाठक लोकप्रिय रूप में वाटर वीमेन के तैर और
की ओर जाना जाता है। शिप्रा पाठक ने इससे पहले मां नर्मदा की 3600 किलोमीटर परिक्रमा, मां शिप्रा परिक्रमा, सरयू पदयात्रा और ब्रिज 84 कोसी पदयात्रा करते हुए नदियों के संरक्षण की अलग जगाई है। पर्यावरण सेवी शिप्रा पाठक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। महाकुंभ का आयोजन जन जागरूकता का देशव्यापी मंच है। यहाँ से अलग अलग संदेश लेकर लोग जा रहे हैं और ऐसे ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। एक संस्था गैर लाभकारी संगठन पंचतत्व द्वारा शिप्रा पाठक जी हैं जो कि थाली के साथ एक पेड़ भी सबको दे रही हैं। मैम, ये एक अभिनव विचार है आपका, किस तरीके से लोगों को प्रेरित कर रही है? वैसे तो 2016 से ये कार्य चल रहा है मेरा पर्यावरण का, जिसके अंतर्गत 11,000 किलोमीटर की पदयात्राएं अब तक हो चुकी हैं और उन पदयात्राओं से 15 लाख लोग हमसे जुड़े, जिनके सहयोग से हमने 25 लाख पौधे भारत की महत्वपूर्ण नदियों के किनारे लगाए। एक साल पहले से हमने 40 संस्थाओं को जोड़कर ये प्रकल्प शुरू किया था, एक थैला एक थाली, जिसके अंतर्गत 15 लाख थैले और 16 लाख थालियां बंट चुकी हैं ताकि थर्माकोल और प्लास्टिक की पत्तलें शिविरों से, अखाड़ों से ना निकलें। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि ये वृक्ष आप दे रही हैं, नदी संरक्षण का लोग संकल्प भी ले रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण का बोध कर रहे हैं। हमारी ही संस्कृति है जो धरती को माता कहती है, गंगा को माता कहती है, मातृवत पूजा करती है, तो उन सब मूल्यों का कैसे प्रचार प्रसार इस कुंभ में? ये पौधा इसीलिए दिया गया है, केवल अक्षय वट का दर्शन करके, प्रणाम करके, 5 परिक्रमा करके, इसलिए वो अक्षय वट नहीं पूर्वजों ने और ऋषि मुनियों ने लगाया था। उन्होंने कहा था अपने आंगन में एक अक्षय वट लगाना, अपने चौराहे पे एक अक्षय वट लगाना। माता जी, ये पेड़ दिया गया है, घर पे जाके इसको लगाएंगी, अच्छे से बच्चे जैसा पालेंगी पोसेंगी? बच्चे जैसे पालेंगे पोसेंगे। कुछ युवा हैं, आप बताएं, इस तरीके से पर्यावरण संरक्षण की सीख आपको मिलती है? यस सर। और मैं 2017 से जन न्याय कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बिहार का छात्र नायक हूँ। हर साल पर्यावरण के दिन एक पौधा लगाता हूँ। अब तक मैं 9 पौधे लगा चुका हूँ, लगभग 2-2 एक का मुहिम जो देख रहे हैं कि लाखों पौधे वितरित किए जा रहे हैं कुंभ में, जन जागरूक हमको देखकर बहुत खुशी हुई। यहाँ पर प्रभावित होकर जा रहा है, प्रशंसा कर रहा है इस अभिनव प्रयोग की। क्या संदेश और आप देंगी, और ये आपकी साधना ये अनवरत चलती रहेगी पर्यावरण संरक्षण? जी बिल्कुल चलती रहेगी। अभी कुछ पदयात्राएं बाकी हैं जो जैसे ही समय आएगा और ईश्वर की आदेश होगा तो वो पूर्ण होंगी। तो देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण का, नदी संरक्षण का और साथ ही साथ संस्कृति संरक्षण का, संस्कार संरक्षण का महायज्ञ भी चल रहा है और यह अभिनव प्रयोग महाकुंभ नगर में हो रहा है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जोहान्सबर्ग में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। एस जयशंकर ने मुलाकात की तस्वीरों को साझा करते हुए इसे सार्थक बताया। दोनों नेताओं ने भारत रूस द्विपक्षीय सहयोग की निरंतर प्रगति की समीक्षा की। एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भेंट के दौरान यूक्रेन संघर्ष से संबंधित हालिया घटनाक्रम पर गहन चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर सहमति व्यक्त की। और चैंपियंस ट्रॉफी में टीम भारत ने धमाकेदार शुरुआत की है। दुबई में खेले गए अपने पहले मैच में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। 229 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 21 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। शुभमन गिल ने अपने वनडे करियर का 8वां शतक जड़ा। वहीं मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया ने किया जीत से आगाज। बांग्लादेश का हुआ बंटाधार। दुबई के मैदान पर एक बार फिर जीता हिंदुस्तान। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का बांग्लादेश का फैसला उल्टा पड़ा। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी और हर्षित राणा ने बांग्लादेश पर शुरुआती अटैक कर सौम्य सरकार और कप्तान नजमुल हुसैन शांतो का विकेट झटक बांग्लादेश की बल्लेबाजी को पटरी से उतार दिया। बांग्लादेश पर इंडियन बॉलर्स का अटैक बना रहा और मेहंदी हसन मिराज, तंजिद हसन और मुशफिकुर रहीम के विकेट भी जल्द ही सामने आ गए। बांग्लादेश की इस लड़खड़ाती पारी को सहारा मिला तौहिद हृदय और जाकिर अली की जोड़ी से। इन दोनों ने छठे विकेट के लिए 154 रन की साझेदारी की। खतरनाक होती जा रही इस पार्टनरशिप को तोड़ा मोहम्मद शमी ने, जिन्होंने जाकिर अली को 68 पर चलता किया।
हालांकि ताहिद हृदय जमे रहे और उन्होंने शतक जमाया। हृदय 100 रन बनाकर हर्षित राणा की गेंद पर चलते बने। बांग्लादेश की टीम 49.4 ओवर में 228 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने 5 विकेट हासिल किए। जीत के लिए मिले 229 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने सधी हुई शुरुआत की। रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच पहले विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी हुई। रोहित शर्मा 41 रन के स्कोर पर तस्कीन अहमद का शिकार बने। रोहित के आउट होते ही विराट और श्रेयस अय्यर के भी विकेट सामने आ गए। विराट 22 तो श्रेयस अय्यर 15 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए, लेकिन शुभमन गिल जमे रहे और उनका दूसरे छोर से बखूबी साथ दिया केएल राहुल ने। गिल ने शतकीय पारी खेली। गिल के वनडे करियर का ये 8वां शतक भी रहा। शुभमन गिल की इस दमदार पारी के बल पर भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराकर जीत के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में अपने अभियान का आगाज किया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारतीय टीम के तूफानी गेंदबाज मोहम्मद शमी ने एक बार फिर आईसीसी इवेंट्स में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के पहले ही मुकाबले में शमी ने 5 विकेट लेकर बांग्लादेशियों की कमर तोड़ दी। इसी के साथ शमी सबसे कम गेंद में 200 वनडे विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। इस मामले में शमी ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को भी पीछे छोड़ दिया है। सर्जरी के बाद वापसी और बेहतर करने का दबाव में टीम इंडिया के धाकड़ गेंदबाज मोहम्मद शमी ने वो कर दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में शमी ने धमाकेदार अंदाज में कहर बरपा दिया। बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच में शमी ने वनडे में 200 विकेट पूरे कर बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। टीम इंडिया के लिए 2013 में डेब्यू करने वाले मोहम्मद शमी 12 साल के अपने करियर में पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला खेलने उतरे थे। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के स्क्वाड में रहकर भी शमी को खेलने का मौका नहीं मिला था। चैंपियंस ट्रॉफी के अपने डेब्यू मैच में ही शमी ने बांग्लादेश की आधी टीम को अकेले ही निपटा दिया। 2023 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने के बाद चोटिल हुए मोहम्मद शमी 1 साल तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर रहे। शमी ने 53 रन देकर 5 विकेट लिए। इसी के साथ वो सबसे कम गेंद में 200 वनडे विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए। इस मामले में शमी ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ दिया है। शमी ने 5126 गेंद में इस आंकड़े को छुआ। वहीं मिचेल स्टार्क ने 5240 गेंद फेंककर वनडे में 200 विकेट हासिल किए थे। वहीं बात अगर सबसे कम मैचों में 200 वनडे विकेट लेने की करें तो इस मामले में संयुक्त रूप से वो दूसरे स्थान पर हैं। मोहम्मद शमी ने वनडे इंटरनेशनल के अपने 104वें मैच में ये उपलब्धि हासिल की। इस मामले में वो पाकिस्तान के सकलैन मुश्ताक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। सबसे कम मैचों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क के नाम है। स्टार्क ने सिर्फ 102 मैचों में खेलकर 200 विकेट झटके थे। मोहम्मद शमी ने आईसीसी प्रतियोगिता में विकेट लेने के मामले में भी एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। शमी वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी मिलाकर भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उनके अब 60 विकेट हो गए हैं। इस मामले में उन्होंने दिग्गज तेज गेंदबाज जहीर खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जहीर ने वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी को मिलाकर टीम इंडिया के लिए 59 विकेट झटके थे। शमी ने 5वीं बार आईसीसी टूर्नामेंट में एक पारी में 5 विकेट हासिल किए, जो एक रिकॉर्ड है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।